नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। और पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक या ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हम हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ से मैच करा के और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितनी मिस्टेक आप कह रही है, तैयारी कितनी हो रखी है, और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। इसका कोई चार्ज नहीं है, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की इंपॉर्टेंट जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो ज़्यादा समय ना लेते जल्दी स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूं, और वह यह है कि देश में बेकारी बढ़ती जा रही है और इसे रोकने का कोई उपाय सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। सरकार अपने दूसरे कार्यों में ऐसी उलझी रहती है कि उसे इस ओर ध्यान देने का समय ही नहीं है। यदि बेकारी की समस्या की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो देश का जो बेरोजगार वर्ग है वह क्रांति कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सरकार को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को जल्दी से जल्दी इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। यह बेकारी ऐसी नहीं है कि फूंक मारते ही दूर हो जाएगी। इसके लिए सरकार को योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। नए नए रोजगार के अवसर सरकार को ढूंढने होंगे। पढ़ाई के ढांचे में परिवर्तन करना पड़ेगा तथा कुटीर उद्योगों की ओर बढ़ावा देना होगा। अब मैं देश में फैली अराजकता तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूं जो मेरे दोस्तों ने कही है। एक बात मैं ज़रूर कहूंगा कि इस वक्त हिंदुस्तान की चारों तरफ की परिस्थिति बड़ी खराब है और हम में इसमें किसी को जिम्मेदारी नहीं है। लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसी हालत में असामाजिक तत्व उनके साथ मिल जाते हैं और दुकानों को लूटने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार दंगे फसाद बढ़ रहे हैं। इस सब का कारण मूल्यों में वृद्धि से लगाया जा सकता है। लोगों में बेरोजगारी पहले से ही काफ़ी है और उस पर भी अगर उन्हें आवश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर न मिल सकें तो उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। एक बात बिल्कुल साफ है और सही है कि अगर सामान बाजार में होगा, चाहे वह चीनी हो, गेहूं हो, चावल हो या कुछ भी हो, और लोगों के पास उसे खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो वे लूटपाट ही करेंगे। इसके अलावा चीज़ों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि गरीबों के लिए उन्हें खरीदना भी मुश्किल हो गया है। इस सब की जिम्मेदारी किसकी है? क्या उस गरीब की है या राजनीतिक दलों की है? मेरे विचार में इस सब की जिम्मेदारी सरकार की है, और इसके लिए मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसका कोई ना कोई इंतजाम किया जाए। आज जमाखोरों तथा सरकारी अफसरों में एक समझौता हो चुका है। सरकार थोक व्यापार को अपने हाथ में लेना चाहती है, परंतु जमाखोरों को इससे बहुत नुकसान होगा और इसलिए वे सरकारी अफसरों से मिल गए हैं और इस नीति को विफल करना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि देश में जो गरीबी तथा भुखमरी का दौर चल रहा है, इसको रोकने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम किया जाए। माननीय सभापति जी, यह जो बिल लाया गया है इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होता है। देश की आज़ादी के बाद भी प्रतिबंध लगे रहें जो कि देश की आज़ादी से पहले लगाए गए थे। आप यह कह सकते हैं कि सरकार चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए कुछ ऐसे नियम बनाने होते हैं और उनमें कुछ इस प्रकार की चीज़ें रखनी जरूरी हो जाती हैं। कहने के लिए अनेक बहाने हो सकते हैं और अनेक बातें कह दी जाती हैं। ऐसे समय में जबकि देश में अमन और शांति हो, ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का कानून देश में विचार व्यक्त करने की आज़ादी को कम करता है। देश में जब आज़ादी और प्रजातंत्र की बात हो तो यह बात ठीक नहीं है। ऐसी बातों से हमारी आज़ादी एक प्रकार से सीमित होती है।
हमें बहुत सी बातें कहनी पड़ती है, हमें अपने संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने होते हैं, हमें अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने पड़ते हैं। जब हमें पता चलता है कि हमारा टेलीफोन टैप हो रहा है, हमें अपनी बहुत सी बातें छोड़ देनी पड़ती हैं। हमें जो टेलीफोन की सुविधा मिली हुई है उसका भी हम पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार जब हमारे पत्रों को सेंसर किया जाता है तो हमें उनका उपयोग करने से भी वंचित होना पड़ता है। जब हम विदेशियों के अधीन थे तब तक हमें आज़ादी प्राप्त नहीं हुई थी। उस समय हम क्रांतिकारियों को पुस्तकों में रखकर तरह तरह की सूचनाएं भेजते थे। उस समय तो हमें विदेशी शासन से लड़ना था, लेकिन आज तो हम आज़ाद हैं। हम अपनी सरकार को स्वयं चुनते हैं। आज हमारी अपनी ही सरकार है और मैं समझता हूं कि उसमें इस प्रकार की स्थिति की आशंका करना उचित नहीं है। हमारे देश के स्वतंत्र नागरिकों पर इस प्रकार की शंका करना उचित नहीं है। सभापति महोदय, यह जो बिल लाया गया है उसके पीछे यह भावना है कि इस पुराने कानून की अब कोई उपयोगिता नहीं है। आज दुनिया के बहुत से देश आज़ाद हुए हैं और उन आज़ाद देशों ने अपने अपने कानून बनाकर लोगों को विचारों की स्वतंत्रता दी है। हमने अंग्रेजी राज्य के बहुत से कानूनों को समाप्त कर दिया है। यह आवश्यक है कि ऐसे कानून को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार स्वयं आगे आए। लोगों की आज़ादी में बाधक होने वाली बात ठीक नहीं है। आज़ादी को ठीक तरह से रखने के लिए इस प्रकार के कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। यदि देश के अंदर कोई संकट हो या देश पर बाहर से आक्रमण हो तो उस समय यह बात ही जा सकती है। आज जबकि देश स्वतंत्र है, हमारे देश में प्रजातंत्र की प्रणाली प्रचलित है, तो इस प्रकार के कानून को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। इतना ही निवेदन करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति जी ने शिक्षा के बारे में अपने भाषण में इस वर्ष विशेष रूप से ध्यान दिया है। हमें दुख के साथ यह भी स्वीकार करना चाहिए कि आज़ादी के बाद शिक्षा में जितना सुधार होना चाहिए था वह नहीं हो सका है। उसके कुछ भी कारण हों, आर्थिक हों या दूसरे, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक बहुत कुछ काम करना बाकी है। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं उनको तुरंत अमल में लाया जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। इसके कई कारण हैं। योजना आयोग ने और भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा को स्वीकार किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब वह समय नहीं रहा जबकि बुनियादी शिक्षा को केवल कुछ ही क्षेत्रों में चलाया जाए। कुछ ही बेसिक स्कूल खोले जाएं और बाकी स्कूल पुराने ढंग से चलते रहें। भले ही हम उस तरह से शिक्षा न चला सकें जिस तरह से सेवाग्राम में चलती रही है, फिर भी जो उसका बुनियादी सिद्धांत है कि उत्पादन के द्वारा शिक्षा देना, उसको संसार के शिक्षा शास्त्री आज मानते हैं। आज स्कूलों कॉलेजों की शिक्षा अच्छी नहीं है। यह सभी जानते हैं कि आज की शिक्षा बच्चों को बेकार बना रही है। इसलिए मैं तो यह चाहता हूं कि जो हमारी शिक्षा हो, जो स्कूल कॉलेज में हो, उनमें बुनियादी शिक्षा सिद्धांत अवश्य लागू किया जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि कुछ बेसिक स्कूल खोले जाएं और बाकी सभी पुराने ढंग से चलते रहें। आज जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई रुक जाती है, वे कॉलेज में नहीं जा सकते। मैं समझता हूं कि हमारा शिक्षा मंत्रालय इस बात की ओर पूरा ध्यान देगा ताकि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में जो कुछ कहा है वह पूरा हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो सके। हम अक्सर यह कहते हैं कि जब नई सरकार आती है तो नया झंडा होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि नई सरकार के आने के साथ नई शिक्षा का भी आना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रपति जी के भाषण में दलित जातियों के बारे में भी जिक्र किया गया है। मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। यद्यपि आज भारत स्वतंत्र है, लेकिन यदि हम हरिजनों की तरफ और जो अन्य जातियां हैं उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो केवल सामाजिक ही नहीं राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। मुझे खुशी है कि आदिवासी भी राजनीति में भाग लेकर देश को उन्नति की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यह न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है।
हमें समझना चाहिए कि जो आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी क्षेत्र है, वे भारतवर्ष के अभिन्न अंग भी हैं। हमें उनको यह भी बतलाना चाहिए कि सारा देश उनके कल्याण के लिए और उनकी भलाई के लिए प्रयत्नशील रहा है। सभापति महोदय, पिछले कई सालों में स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। स्थिति के हल के लिए हिंदी भाषा का विकास भी नहीं हुआ है। यह संशोधन केवल हिंदी भाषा क्षेत्रों पर ही लागू होता है। अन्य क्षेत्रों के बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया है। समय की मांग है कि न्याय पूरे देश में क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान किया जाए। इसलिए यदि सरकार सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए एक व्यापक संशोधन लाती है तो अच्छा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया गया है। मेरे मत से भारत सरकार और सरकारी संस्थाओं को भाषा के संबंध में कोई एक आधारभूत नीति अपनानी चाहिए। कोई भी भाषा उन लोगों पर थोपी ना जाए जो उस भाषा को ग्रहण करने के लिए अभी तैयार नहीं है। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और ट्रांसक्राइब करेंगे। 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है।